एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे थे जीएस और जीएस में हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पिछले क्लास में हमने पुष्यभूति या वर्धन वंश देखा था और आज हम इसी श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे, इसी श्रृंखला को, और इसे खत्म करेंगे। और आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन का काल जो है ये 606 से 647 तक था। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ रहे हैं 606 ईस्वी में, और इसी उपलक्ष्य में एक संवत भी इन्होंने चलाया था जिसे हर्ष संवत कहा जाता है, और इनकी मृत्यु हो जाएगी 647 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हर्षवर्धन को। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हर्षवर्धन का जन्म, तो हर्षवर्धन का जन्म जो था ये हुआ था 590 ईस्वी में। ठीक है, 590 ईस्वी में। और हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ रहे हैं कब? तो 606 ईस्वी में। इसी अवसर पर यानी कि इस समय इनकी उम्र जो है ये 16 वर्ष है। इतनी कम उम्र में गद्दी पर बैठने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि इनके बड़े भाई राज्यवर्धन को गौड़ नरेश शशांक ने षड्यंत्र करके मार दिया। पिता और माता पहले ही चल बसे थे। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हमने पिछले क्लास में बात कर लिया है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे, और जब ये गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में, तो इन्होंने एक नया संवत चलाया जिसे हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब गद्दी पर जब ये बैठे तो इनकी जो राजधानी थी, इस राजधानी के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इनकी जो दो राजधानियां होंगी, इनकी पहली राजधानी तो वही थानेश्वर होगी। ठीक है, ये पहली राजधानी थानेश्वर होगी, और दूसरी राजधानी जो इनकी होगी ये कन्नौज होगी। ये क्यों होगी ये अभी तुरंत हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनकी दो राजधानियां थी, पहली थानेश्वर और दूसरी कन्नौज। तीसरी चीज इसमें बात करेंगे हर्षवर्धन से जो बड़ा पूछा जाता है, इनकी उपाधि। तो हर्षवर्धन की एक महत्वपूर्ण उपाधि या उपनाम जो है ये था शिलादित्य। इन्हें शिलादित्य भी कहा जाता है। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनको कांटों भरा ताज मिलता है। इनके सामने काफी ज्यादा समस्याएं थी। इन समस्याओं में सबसे पहली समस्या जो थी ये थी अपनी बहन को खोजने की। तो हर्षवर्धन के जो मंत्री थे या सेनापति थे, जो इनके ममेरे भाई भी थे, इनका नाम था भंडी। तो भंडी की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोजा। ठीक है, राजश्री को खोजा। घटनाक्रम ऐसा मिलता है कि जब भंडी ने राजश्री को खोजा तो ये चिता सजाकर उसमें सती होने जा रही थी। तब भंडी को राजश्री मिलती है और राजश्री को हर्षवर्धन के सामने लाया जाता है। दूसरी जो इनकी समस्या थी वो थी कान्य कुब्ज की समस्या। कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज क्या है? तो कान्य कुब्ज कहा जाता है कन्नौज को ही। ठीक है, कन्नौज। ये जो राजश्री थी, राजश्री के पति ग्रहवर्मन कन्नौज या कान्य कुब्ज के राजा थे। लेकिन जैसे ही इनकी पति की हत्या हो गई, कान्य कुब्ज पर शत्रु जो है ये बुरी नजर डालने लगे। ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी हर्षवर्धन को कान्यकुब्ज यानी कन्नौज का संरक्षक बनना पड़ा और इसे अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिलाना पड़ा। इसीलिए हर्षवर्धन की जो दूसरी राजधानी बन गई है ये क्या बन गई है? तो ये बन गई है कन्नौज। ठीक है, तो कान्यकुब्ज की समस्या का भी इन्होंने समाधान किया और न चाहते हुए भी इन्होंने कन्नौज का संरक्षक बनना स्वीकार किया। इसके बाद तो हर्षवर्धन ने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए और लगभग, है ना, समस्त उत्तर भारत को जीत लिया। यानी समस्त आर्यावर्त के, उत्तर भारत के ये शासक बन गए। ठीक है, समस्त आर्यावर्त को इन्होंने जीत लिया। अब आर्यावर्त को जीतने के बाद इनकी इच्छा हुई कि अब दक्षिण भारत को भी जीता जाए। तो हर्षवर्धन ने चलाया दक्षिण अभियान। ठीक है, हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान जो है ये सफल नहीं हो पाया। हर्षवर्धन के विजय जीवन में ये पराजय थी। ठीक है, तो इनका जो दक्षिण अभियान रहा ये असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि दक्षिण में इनका सामना हुआ वातापी के चालुक्य वंशी शासक, है ना। किससे मुकाबला होगा? इनका मुकाबला होगा दक्षिण में वातापी के चालुक्य शासक। ठीक है, वातापी में चालुक्य वंशी शासक थे। ये खुद बहुत महान थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय के साथ मुकाबला होता है दक्षिण में। इसका
तो मुकाबला होता है हर्षवर्धन का, और यह युद्ध लड़ा जाता है कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी तट पर पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में घमासान युद्ध होता है, और जिसमें हर्षवर्धन पराजित होते हैं। ये हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी हमें दो स्रोतों से होती है। पहला स्रोत जो है ये है हुएनसांग के लेख। ठीक है, हुएनसांग जो आएगा, इस हुएनसांग के लेख से भी हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन दक्षिण में जाकर पुलकेशी द्वितीय से हार गया। और इसी पुलकेशी द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख, इस ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, लिखवाया तो था पुलकेशी द्वितीय ने, लेकिन इसका लेखक था रवि कीर्ति। तो इस ऐहोल अभिलेख से भी पता चलता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराने वाले शासक जो थे ये थे वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशी द्वितीय। तो ये हर्षवर्धन के विजय जीवन की जो है ये एक महत्वपूर्ण पराजय हो गई। ठीक है, अब जो है ये हर्षवर्धन के धर्म को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन का धर्म क्या था। बहुत अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे ये प्रारंभ में हिंदू थे और शैव धर्म के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे, और जब भी युद्ध में जाते थे तो भगवान शिव की आराधना करके जाते थे। ठीक है, बाद में ये एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था दिवाकर मित्र के संपर्क में आते हैं हर्षवर्धन, और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की भी दो शाखाएं हैं, एक शाखा है हीनयान पुरानी वाली, और दूसरा है महायान। ठीक है, दूसरा है महायान। शुरू में हर्षवर्धन जो है ये हीनयान शाखा के अनुयायी होते हैं, लेकिन बाद में जब हुएनसांग आते हैं तो ये हुएनसांग के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी बन जाते हैं। इसीलिए एग्जाम में आपको कभी कभी पूछता है कि हर्षवर्धन जो है ये बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे, तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये बौद्ध थे तो सिर्फ बौद्धों के लिए काम करेंगे। ये जो थे एक सहिष्णु शासक थे, यानी धार्मिक दृष्टि से ये सभी को आदर देते थे। इसका पता इस बात से चलता है कि ये अपनी राजधानी में प्रतिदिन 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते थे, साथ ही साथ जो है ये 500 ब्राह्मणों को भी भोजन कराते थे। यानी ये प्रतिदिन 1000 बौद्ध भिक्षु और 500 जो है ये ब्राह्मणों को भोज कराते थे। ठीक है, अब जो आपके हुएनसांग है, इस हुएनसांग के लेख से एक और तथ्य पता चलता है। हुएनसांग के लेख से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है ये प्रत्येक 5 वर्षों में, हर 5 वर्ष में अपनी राजधानी कन्नौज और प्रयाग में, है ना, कन्नौज में और प्रयाग में हर 5 साल में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन करते थे, जिन्हें वेधशाला कहा जाता था। यानी कि हुएनसांग के लेख से पता चलता है कि हर 5 साल में हर्षवर्धन कन्नौज और प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन करते थे, और इस सभा में ये अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान दे दिया करते थे। कोई राजा अपनी पूरी संपत्ति को दान कर देगा, ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। संभवतः ऐसा होगा कि हर्षवर्धन आप यहाँ पर दिल खोल करके दान पुण्य करते होंगे, उसी को इन्होंने थोड़ा सा अतिरंजित करके लिखा होगा। खैर, मामला जो भी है ये याद रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में हर्षवर्धन कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं की आयोजन करते थे, और इसमें दान पुण्य का काम करते थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के राजकवि की। तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे, इस राजकवि का नाम था वान भट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के राजकवि का नाम था वान भट्ट। ठीक है, ये वान भट्ट की जो रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वान भट्ट की एक महत्वपूर्ण रचना है कादंबरी, ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है कादंबरी के लेखक कौन थे। साथ ही साथ वान भट्ट ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, और एक पुस्तक थी जो भी बहुत फेमस है
इसका नाम है शुक नाशोपदेश। ठीक है, शुक नाशोपदेश, शुक नाश करने का उपदेश, तो शुक नाशोपदेश। तो ये हो गई इनकी पुस्तकें। अब जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन खुद एक कवि और लेखक था और हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये जो 3 पुस्तकें हैं ये हर्षवर्धन ने लिखी है। अंदर की बात इसमें ये है कि ये पुस्तकें हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी, एक ब्राह्मण से मूल्य देकर के ये तीनों पुस्तकों को खरीदा और इसमें राइटर के रूप में अपना नाम पब्लिश करवाया या अपना नाम छपवाया था। खैर जो भी है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, तो आपको इसका आंसर हर्षवर्धन ही करना है। ठीक है, अब हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम बार बार आ रहा है, और वो कौन थे, तो वे थे हुएनसांग। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुएनसांग के बारे में। हुएनसांग, ये जो हुएनसांग थे, इस हुएनसांग का मूल नाम अगर हम बात करते हैं तो इनका मूल नाम था युआन चांग। ठीक है, हुएनसांग का मूल नाम क्या था, युआन चांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री थे। ठीक है, ये जो है इनका जन्म अगर बात करते हैं हम, तो ये चीनी यात्री थे, तो इनका जन्म हुआ था होनान फू प्रांत। ठीक है, इनका जन्म हुआ था होनान फू प्रांत में, और ये होनान फू प्रांत कहाँ पर है, तो नाम से ही आपको जानकारी हो रही है, तो ये चीन में स्थित था। अब ये चीन में पैदा हुए, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति इसमें असीम आकर्षण था। ठीक है, और इसी बौद्ध धर्म को जानने की इच्छा के फलस्वरूप बौद्ध धर्म की जन्मभूमि अर्थात भारत की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। ये भारत के लिए प्रस्थान किए 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में अपने 2 साथियों के साथ ये समरकंद के रास्ते भारत के लिए निकले, लेकिन रास्ते की कठिनाइयां, तूफान, आंधी ये सब नहीं झेल पाने के कारण इसके 2 साथी वापस लौट गए, लेकिन इसके मन में दृढ़ विश्वास था कि मुझे भारत पहुंचना है। ये निरंतर आगे चलता गया। इसके गांव घर के लोग सभी यही सोच लिए थे कि ये तूफान में कहीं भटक गया और कहीं मारा गया होगा, लेकिन ये 630 ईस्वी में, ठीक है, ये 630 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। 630 ईस्वी में ये पहुंच जाते हैं भारत। भारत में ये पहुंचते हैं असम राज्य में। ठीक है, असम को उस समय कहा जाता था कामरूप, तो ये पहुंचते हैं असम के कामरूप में, और इस समय कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन। ठीक है, तो ये असम के कामरूप पहुंचते हैं और यहाँ के शासक भास्कर वर्मन के यहाँ ठहरते हैं। अब भास्कर वर्मन के पास ये ठहरते हैं। भास्कर वर्मन इसकी विद्वता से काफी प्रसन्न होता है। ठीक इसी समय में हर्षवर्धन का बंगाल अभियान हो रहा होता है, और हर्षवर्धन बंगाल आते हैं, और बंगाल अभियान, बंगाल को जीतने के बाद जब ये वापस लौट रहे होते हैं, तो इन्हें जो है जानकारी मिलती है कि एक चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया है जो बौद्ध धर्म का विद्वान है, और इस समय तक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रति इंटरेस्ट में जा चुका था। तो हर्षवर्धन सोचते हैं कि हुएनसांग से मिला जाए। अब हर्षवर्धन जो है ये बड़े राजा हैं और भास्कर वर्मन छोटे राजा हैं, तो हर्षवर्धन भास्कर वर्मन के यहाँ नहीं जा सकते थे, तो हर्षवर्धन ने अपना दूत भेजवाया और कहलवाया कि भास्कर वर्मन और जो हुएनसांग है वो उसके सामने उपस्थित हों। ठीक है, लेकिन भास्कर वर्मन ने उपस्थित होने से मना कर दिया। तब हर्षवर्धन ने एक मैसेज भेजा अपने दूत के द्वारा कि भास्कर वर्मन जो है ये भेजे, खुद आए और जो है खुद हुएनसांग को लेकर उसके दरबार में आए, अन्यथा उसके आक्रमण के लिए तैयार रहे। तब जो है ये भास्कर वर्मन डर जाता है, और डरने के बाद हुएनसांग को लेकर के चला जाता है कहाँ पर, तो हुएनसांग को लेकर चला जाता है कनौज में, और वहां पर मुलाकात होती है इनकी हर्षवर्धन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हर्षवर्धन और हुएनसांग की मुलाकात होती है, और दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छा होता है, और हुएनसांग से प्रभावित होकर के ही हर्षवर्धन जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी
बन जाते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के यहाँ ठहरे थे, ये इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखिएगा कि हुएनसांग और हर्षवर्धन की मुलाकात जो है ये होती है कामेकुब्ज यानी कि कन्नौज में, ठीक है, यहाँ पर मुलाकात होती है। अब ये भारत पहुंच गए 630 में, ठीक है। कुल 15 वर्षों तक ये भारत में रहते हैं। बौद्ध जो विषय होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये काफी समय तक अध्ययनरत रहते हैं और 645 ईस्वी में ये अपने देश लौट जाते हैं। यानी कि ये भारत में कुल 630 से 45 यानी कि भारत में 15 वर्षों तक ये रहते हैं और अध्ययन का कार्य करते हैं। इसके बाद ये स्वदेश चले जाते हैं और कहा जाता है कि 664 ईस्वी में 664 ईस्वी में अपने देश में ही इनका निधन होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इनकी साहसिक यात्रा के कारण इन्हें कुछ उपनाम दिए गए हैं। हुएनसांग के उपनाम, तो हुएनसांग के उपनाम है यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें कहा जाता है नीति का पंडित और कहा जाता है, और एक उपनाम है इनका वर्तमान शाक्य मुनि। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का नाम है, लेकिन इन्हें कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि। तो ये इनके 3 उपनाम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये हुएनसांग खत्म होता है। साथ ही साथ हर्षवर्धन की मृत्यु भी हो जाएगी 647 ईस्वी में। तो इस प्रकार हर्षवर्धन का भी काल खत्म होता है और हर्षवर्धन के मरने के बाद फिर इनकी राजधानी कन्नौज को लेकर के उत्तर भारत में प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष का जन्म होगा और काफी कुछ होगा जिसे हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्यकाल में। तो आज जो है विधिवत रूप से हमारा प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और हम लोग शुरू करेंगे पूर्व मध्यकाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।